मैंने देखा कि आधी रात को दो डॉक्टर दबे पांव उस पागल लड़की को कहीं लेकर जा रहे थे। अगले दिन भी मैंने यही नज़ारा देखा तो उन लोगों का पीछा किया। वो उसे एक कमरे में ले गए। अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो दोनों डॉक्टर एक साथ उस पागल लड़की के साथ में वो लगातार चिल्ला रही थी। पर वो दोनों तो बिना रुके ही। मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ की लड़कियाँ डॉक्टर बनने के लिए सपना देखा करती हैं, मगर उनके सपने इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। मैं भी डॉक्टर बनकर अपने ख्वाब को पूरा करना चाहती थी। मैं बहुत ही इज़्ज़तदार परिवार की बेटी हूँ। मेरे ख़ानदान में घर से बाहर काम करने वाली लड़कियों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। अगर कोई गरीब हो तो सारे रिश्तेदार उनकी मदद कर दिया करते थे, लेकिन किसी को भी ये हरगिज बर्दाश्त नहीं था कि एक लड़की कमाने के लिए घर से बाहर निकले। इस रिवाज और अजीबो-गरीब सिस्टम को तोड़ने वाले इकलौते इंसान मेरे पिताजी ही थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की। मेरे मामा जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और मेरे पिताजी भी बिजनेस करने के लिए शहर आए थे, जो अपनी पसंद की शादी करने के बाद वहीं शहर में ही शिफ्ट हो गए। फिर जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ की मौत हो गई। मेरे पिताजी और मामा बिजनेस में पार्टनर थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मामा जी के देहांत के बाद पिताजी बहुत टूट गए थे। उनको अपना होश भी नहीं रहा था। पिताजी को मेरा ध्यान कभी नहीं आया। मेरे ख़ानदान के लोगों ने ही मेरी परवरिश की। मैं अपने दादाजी के घर में ही रही, इस तंग माहौल में जहाँ सांस लेते हुए भी मुझे घुटन महसूस होती थी। मेरी एक बुआ अब नॉर्मल थी, इसलिए उन्हें कभी कमरे से बाहर नहीं निकाला जाता था। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे उनको देखकर बहुत अफसोस होता था और उनसे बहुत हमदर्दी भी थी। सब लोग बुआ को पागल कहा करते थे, मगर मेरे साथ बुआ बहुत खुश रहती थी और हम बहुत सारी बातें करते। मेरे पिताजी महीने में एक बार मुझे अपने साथ शहर लेकर जाते। फिर कुछ समय के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। लोगों के लिए ये ताज्जुब की बात होगी, लेकिन मेरी दूसरी माँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। शायद इतनी अच्छी थी कि मेरी सगी माँ भी इतनी अच्छी नहीं होती। उन्होंने ही पिताजी से कहा कि हम काजल को अपने साथ ही रख लेते हैं। उस वक्त मैं 14 साल की थी। मेरे ख़ानदान के लोग मेरी शादी करने की बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे पिताजी ऐसा नहीं चाहते थे कि मेरी इतनी कम उम्र में शादी हो जाए। मेरे पिताजी मुझे अपने साथ शहर ले गए। मैं शहर आई तो मेरा बस एक ही ख्वाब था कि मुझे पागल लोगों के लिए कुछ करना है। मैं अब नॉर्मल और पागल लोगों का इलाज करना चाहती थी, क्योंकि शुरू से मैंने जो बर्ताव अपनी बुआ के साथ देखा था, उससे मुझे अपने जीवन का ये लक्ष्य मिल गया था। मेरी बुआ पागल भले थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह किसी को कोई नुकसान पहुंचाती हो। लेकिन इस सब के बावजूद भी लोग उन्हें पागल पागल कहकर ही पुकारते थे और उनका बहुत मजाक बनाते थे। उनकी भावनाओं को कोई नहीं समझता था। इससे मुझे यही लगा कि अगर मेरी बुआ बिल्कुल ठीक होती तो सभी लोग उनकी कदर करते, उनकी इच्छाओं को समझते। लेकिन उस वक्त मैं छोटी थी और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। पर जब मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अगर पागलों की डॉक्टर बन जाऊं तो मेरी बुआ के तरह ही और भी जो लोग हैं उनको मैं ठीक कर सकती हूँ और उन्हें वह ज़िंदगी जीने के लायक बना सकती हूँ जिसकी वह हकदार हैं। मेरे ख़ानदान के लोगों को इस बारे में जब पता चला तो क़यामत ही आ गई थी। मेरी दादी तो बहुत ही गुस्से में आ गई थी और मेरे ताऊ जी तो रिश्तेदारी ख़त्म करने पर ही उतर आए थे। मगर मेरे पिताजी ने ठान लिया था कि वो मेरे ख़ानदान वालों की बातों पर नहीं जाएंगे। मेरे पिता मेरे सारे सपने पूरे करना चाहते थे। उन्होंने मुझे आज़ादी दी और कहा कि जैसा तुम चाहो वैसा करो। ऐसे ही मेरे 6 साल बहुत मुश्किल से कटे। ये बात तो सबको पहले से ही पता थी कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इसलिए मेरे ख़ानदान वाले मुझे अछूत समझने लगे थे। कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता, ना ही किसी को मेरी परवाह थी। लेकिन फिर भी मैं अपने मकसद में कामयाब होना चाहती थी। मैंने अपनी कोशिश जारी रखी।
यहाँ तक कि मैंने अपनी मंजिल को पा लिया। आज मैं अपने मुकाम तक पहुँच चुकी हूँ। मेरी उम्र 28 साल है और अब मैं पागलों की डॉक्टर बन चुकी हूँ। मैंने अपने पेशे को ही अपनी ज़िंदगी बना लिया है। ये पागल लोग मुझे बुरे नहीं लगते, मैं इनको अपना मानती हूँ। कई पागल मरीज मेरे इलाज से सेहतमंद हो चुके हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया जब मुझे दिल्ली से मुंबई भेजा गया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक का सफ़र मेरे लिए आसान नहीं था। मैं कभी भी यहाँ नहीं आना चाहती थी, मगर मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया। मुझ पर काफ़ी सारे झूठे इल्ज़ाम लगाकर और मेरी काबिलियत पर कई झूठे सवाल उठाकर मुझे सिर्फ 2 ऑप्शन दिए गए थे। अस्पताल के डॉक्टर ने मुझे चुनने के लिए कहा कि डॉक्टर काजल, आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला ये कि हम आपका लाइसेंस कैंसिल करके आपका केस मीडिया पर दे देंगे, जिसकी वजह से आपका पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ दिल्ली के किसी दूसरे अस्पताल में आपको जॉब भी नहीं मिलेगी। दूसरा रास्ता ये है कि आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जिससे आपकी इज्जत भी बच जाएगी और हमारे अस्पताल का नाम भी बदनाम नहीं होगा। मुझे अपने ऊपर लगाए हुए झूठे इल्ज़ाम सुनकर बहुत तकलीफ़ हो रही थी, पर मेरे पास अब और कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए मैंने ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन चूज़ किया, क्योंकि मेरे पास अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं था। मजबूरन मुझे मुंबई के अस्पताल में आना पड़ा। यहाँ आने से पहले ही मैं यहाँ की काफ़ी कहानियाँ सुन चुकी थी। यहाँ आने से बेहतर डॉक्टर ये समझते थे कि अपनी नौकरी ही छोड़ दें, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ही ख़राब था। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ सबसे खतरनाक पागलों को रखा जाता था। मैं पहले जिस पागल खाने में नौकरी करती थी, वहाँ पर वो मरीज आते थे जिनका इलाज पॉसिबल होता था, लेकिन मुंबई के अस्पताल में तो सुना था कि यहाँ लाइलाज मरीजों को रखा जाता है, जिसका कोई इलाज नहीं होता। वहाँ जाने से पहले ही वहाँ की कहानी मुझ तक पहुँच चुकी थी। जिसने भी इस अस्पताल के बारे में सुना, मुझे वहाँ जाने से रोकना चाहा। मुझे बहुत मना किया, मगर मैं भी मजबूर थी। अगर मैं वहाँ नहीं जाती तो मैं सबके सामने जलील हो जाती। मुझ पर लगाए गए झूठे आरोप सारी दुनिया के आगे पेश कर दिए जाते। फिर मैं बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार साबित कर दी जाती। इससे बेहतर तो यही था कि मैं मुंबई के अस्पताल में ही ट्रांसफ़र हो जाती। इसलिए मैं मुंबई आने के लिए राज़ी हो गई थी। शाम के वक्त तक मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। उस वक्त शाम के तकरीबन 5 बज रहे थे। यहाँ का माहौल तो मैंने आते ही देख लिया था। जब मैंने वहाँ पर एंट्री की, तब भी एक पागल लड़की ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। मैं उसी वक्त समझ गई थी कि मेरे दिन यहाँ बहुत मुश्किल से गुजरने वाले हैं। मैंने जाते ही अपना चार्ज संभाल लिया। मैं चाहती तो आने के 2-3 दिन बाद भी ज्वाइन कर सकती थी, मगर मैंने सोचा कि काम तो करना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इसीलिए बेहतर यही होगा कि मैं आज से ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती हूँ। पागल खाने के पास ही डॉक्टर स्टाफ के रहने के लिए हॉस्टल बना हुआ था। वहाँ कोई भी दिल्ली का नहीं था। लोगों को बहुत हैरत थी कि मैं इतनी दूर से अपना शहर छोड़कर यहाँ आई हूँ। मैंने वहाँ किसी से ज़्यादा दोस्ती करनी पसंद नहीं की। मैं अपने काम से काम रखती थी। मेरा काम पागल औरतों का इलाज करना था। वहाँ अलग अलग तरीके के पागल लोगों को रखा गया था। सबसे खतरनाक पागल औरतों को बेड़ियाँ डाली जाती थीं और उनको जंजीरों से बांधा जाता था, ताकि वह खुद को नुकसान ना पहुंचा सकें। मेरी ड्यूटी दिमागी बीमार औरतों का इलाज करना थी। जो बहुत ही खतरनाक पागल औरतें थीं, उनके इलाज के लिए मेल डॉक्टर की टीम भी थी, और वह लोग जहां काम करते थे वहां मेल डॉक्टर्स के अलावा कोई नहीं जाता था। मैं बहुत लगन और मेहनत से अपने मरीजों का इलाज कर रही थी। मेरी एक मरीज लड़की से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वह मेरे इलाज और मेरे उस पर ज़्यादा ध्यान देने की वजह से बहुत जल्दी ठीक हो रही थी। अक्सर मैं उसे अपने साथ अपने ऑफिस में बिठा लिया करती थी। एक दिन वह मुझसे कहने लगी, काजल, तुम्हें पता है वह जो बड़ा डॉक्टर आया है ना, वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वह जानबूझकर बहुत ज़ोर ज़ोर से इंजेक्शन लगाता है। बाजू में लगाने को बोलो तो सुनता नहीं, कहता तुम चुप रहो, मुझे मेरा काम मत बताओ।
पर पहले मैं ये समझती नहीं थी, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाकी औरतों को तो ये सब समझ में नहीं आता, क्योंकि वह अभी भी पागल हैं। वह लड़की मुझे अपना दोस्त समझती थी, इसलिए वह मेरा नाम लेकर मुझे पुकारती थी। उसका नाम शिवानी था। मैंने उससे पूछा कि कौन सा बड़ा डॉक्टर, तो वह कहने लगी, वह रोज़ मेरी दोस्त को रात में कहीं लेकर जाता है। मैं उसको अपने कमरे की खिड़की से छुप कर देखती हूँ। मुझे शिवानी की बातों पर यकीन नहीं आया। मैंने सोचा कि भला किसी डॉक्टर को क्या पड़ी होगी जो आधी रात को किसी पागल लड़की का इलाज करने आए। फिर रोज़ वह लड़की मुझे एक ही बात कहने लगी। मैंने अपना दिमाग लगाया कि ये तो अब धीरे धीरे काफ़ी सेहतमंद और बिल्कुल ठीक होती जा रही है, तो हो सकता है कि ये सच कह रही हो। मैंने सच्चाई का पता लगाने का फैसला कर लिया और इसीलिए उस रात मैं हॉस्टल में जाने की बजाय पागल खाने में शिवानी के वार्ड में ही चुपके से रुक गई। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे, इसलिए मुझे गहरी नींद आने लगी थी। अचानक कुछ आवाज़ें आने लगीं। शिवानी मुझे कंधे से हिला रही थी और खिड़की की तरफ देखने का इशारा कर रही थी। मैंने उसके साथ खिड़की की तरफ देखा। मेरी नींद से बंद हुई आंखें एकदम खुल गईं। मैंने आंखें मलते हुए बाहर देखा और ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं कि वह एक डॉक्टर ही था जो नीचे वाले वार्ड से एक लड़की को खींचते हुए अपने साथ लेकर जा रहा था। मैं भागकर नीचे गई, मगर तब तक वह उसे अपने साथ लेकर कहीं जा चुका था। मुझे उस डॉक्टर का चेहरा नज़र नहीं आया। पता नहीं वह कौन सा डॉक्टर था और रात के इस वक्त एक पागल लड़की को वह क्यों अपने साथ ले गया। क्या इलाज के लिए या फिर कुछ और? मैं दूसरी तरफ नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन जो हालात मेरे सामने थे वह उसी तरफ इशारा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे इन औरतों के पागल होने का फ़ायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि इन पागल औरतों के साथ कुछ भी अगर ऐसा वैसा होता तो उनके पास इतनी समझ नहीं है जो वह किसी को भी इस बारे में बता सकें। और अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आधी रात को इस तरह से एक पागल औरत को कहीं भी ले जाने का भला क्या मकसद हो सकता है। मैं सोचने लगी कि शिवानी ने कहा था कि वो रोज़ ये सब देखती है। न जाने ये खेल कब से चल रहा था। बेचारी शिवानी तो मुझे बार बार ये सब कब से बता रही थी, मगर मैंने ही उसकी बात नहीं मानी थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि एक डॉक्टर ही अपने मरीज़ का फ़ायदा उठा रहा था। अगले दिन मैं जानबूझकर फिर से शिवानी के वार्ड में रुक गई, लेकिन इस बार जो लड़की थी वह कल वाली नहीं थी, कोई और ही लड़की थी। वो लोग उसे लेकर जा रहे थे और इस बार एक डॉक्टर नहीं, वो 2 डॉक्टर्स थे जो उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर जा रहे थे। हैरत की बात तो ये थी कि वह लड़की भी कुछ कह नहीं रही थी। वो चुपचाप उन लोगों के साथ जा रही थी। वह लड़की शोर क्यों नहीं मचा रही थी? फिर मुझे ख्याल आया कि वह लड़की शोर शायद इसलिए नहीं मचा रही हो क्योंकि वो शांत रहने वाली पागल हो सकती है। पागल भी कई तरह के होते हैं, जिनमें कुछ चीखते चिल्लाते रहते हैं, कुछ दूसरों पर हमला करते हैं, कुछ खुद से ही बातें करते हैं और कुछ बिल्कुल शांत रहते हैं। इस बेचारी को भी अपना कोई होश नहीं होगा। मैं भागकर नीचे गई और उन डॉक्टर्स के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने उन डॉक्टर से कहा कि रात के इस वक्त आप लोग इस लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हैं? वह दोनों मुझे देखकर घबरा गए। मैंने देखा कि उनमें से एक तो सीनियर डॉक्टर था जिसका नाम डॉक्टर शर्मा था। वह मुझसे कहने लगे कि हम डॉक्टर हैं तो इसे अपने साथ इलाज के लिए ही लेकर जाएंगे ना। वह मेरे सामने ही उस लड़की को अपने साथ लेकर चले गए। वह सीनियर डॉक्टर थे, इस वजह से मैं मजबूर हो गई, इसीलिए मैं उनको देखकर चुप हो गई। कई रातों तक फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। मैं हर रोज़ यही देखती कि वह सीनियर डॉक्टर अपने साथ एक और डॉक्टर को लेकर आता और फिर वह दोनों मिलकर किसी न किसी एक पागल औरत को अपने साथ लेकर जाते। ना ही मैं उन लोगों को रोक सकती थी और ना ही वह डॉक्टर उन्हें रोक सकते थे जो रात की ड्यूटी पर होती थी। मैंने उस डॉक्टर से कहा कि तुम इन्हें जाने क्यों देती हो? तो वह कहने लगी कि मैं कैसे रोकूं उन्हें, वह सीनियर डॉक्टर शर्मा हैं, उनके आगे बोलने की या उन्हें रोकने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा अच्छा ठीक है,
लेकिन तुम्हें ये तो पता होगा ना कि रात के इस वक्त ये सब क्या हो रहा है, ये लोग क्या करते हैं। मगर उस डॉक्टर को भी कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं तो शक में पड़ चुकी थी कि आखिर ऐसा कौन सा इलाज है जो बस रात के इस वक्त में ही होता है। मैंने वार्डन को बताया तो उन पर मेरी शिकायत का कोई असर नहीं हुआ और उल्टा वो मुझे ही ये समझाने लगे कि डॉक्टर शर्मा का इलाज करने का अपना तरीका है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। किसी को कोई फिक्र नहीं थी कि यहाँ आने वाली लड़कियाँ और औरतें भले ही पागल थीं, लेकिन उन लोगों की भी अपनी कोई तो इज्जत थी। ऐसी कोई भी उन्हें इस तरह से खींचकर कैसे लेकर जा सकता था। मुझे ये सब कुछ सोच सोच कर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मेरा दिल बार बार मुझे ये कह रहा था कि मुझे इन लड़कियों के लिए कुछ तो करना चाहिए। फिर मैंने हॉस्पिटल की हाई अथॉरिटीज़ को एक एप्लीकेशन लिखी कि मेरी ड्यूटी इस वार्ड में ही लगा दी जाए, लेकिन उस पर से भी इनकार हो गया। मुझे कारण ये दिया गया कि वह बहुत खतरनाक पागल औरतों का वार्ड है और आप वहाँ पर हैंडल नहीं कर सकती हैं। अब मैं मायूस हो गई थी। मेरे लिए हर तरफ से रास्ता बंद हो चुका था। ना जाने ऐसा कौन सा राज था और वह डॉक्टर क्या करते थे। कोई भी मेरी बात सुनने और समझने को तैयार ही नहीं था। मैंने फैसला किया कि जिन लड़कियों को मैंने उस डॉक्टर को ले जाते हुए देखा है, क्यों ना उन लड़कियों का टेस्ट किया जाए, क्योंकि वह लड़कियां तो खुद कुछ बताने के काबिल नहीं थीं। लेकिन अगर उनका टेस्ट हो जाता तो फिर इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता और मुझे पता चल जाता कि उनके साथ कुछ गलत हो भी रहा है या फिर नहीं। मैं फिर दोबारा रात को उसी वार्ड में गई और वहाँ की डॉक्टर जो थी उसको मैंने सब कुछ बता दिया। वो डॉक्टर कहने लगी कि तुम उन बड़े लोगों से इन पागल लड़कियों की खातिर क्यों पंगा मोल ले रही हो। मैंने कहा कि मैं पागलों की डॉक्टर हूँ तो फिर मैं उन्हीं के बारे में सोचूंगी ना। फिर मैंने लड़कियों का टेस्ट करने के लिए उनको अपने रूम में बुलाया। उन लड़कियों की हालत मुझे ख़राब लग रही थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से मेरा शक और भी ज़्यादा इस तरफ इशारा करने लगा, जो बात अभी तक मेरे मन में बार बार आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं इनकी अच्छे से जांच पड़ताल करती हूँ और फिर मैंने जैसे ही उनके निचले हिस्से के कपड़े को हटाया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस लड़की के साथ तो मैंने उसके कपड़ों पर खून के धब्बे देखे। ये सब देखकर मेरा तो सर चकराने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब वह लोग क्यों कर रहे हैं। मैंने तुरंत ही इससे पहले और जो दूसरी लड़कियों को डॉक्टर शर्मा अपने साथ लेकर गए थे उन्हें भी बुला लिया और जब उन सारी लड़कियों की जांच पड़ताल मैंने की तो वह स्थिति मुझे उनकी भी देखने को मिली जो बाकी लड़कियों की थी। मैं ये सब देखकर बुरी तरह से चौंक गई थी। आखिर डॉक्टर शर्मा ये किस किस्म का इलाज कर रहे हैं। मैंने तुरंत ही उन सभी लड़कियों के टेस्ट के नमूने लिए और उनको लैब में जांच के लिए भेज दिया। अगले दिन मुझे रिपोर्ट मिलने वाली थी और जब मैं रिपोर्ट लेने के लिए लैब में पहुंची तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वह सारी रिपोर्ट्स जल चुकी थीं, जिसका कारण ये बताया गया कि जिस जगह पर रिपोर्ट्स को रखा गया था वहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी और इसीलिए काफ़ी सारे कागज़ जल गए, जिसमें वह रिपोर्ट्स भी जल गईं। मैं अच्छे से जानती थी कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है। इसका मतलब ये साफ था कि डॉक्टर शर्मा को इस बात का पता चल गया था कि उन लड़कियों के टेस्ट के नमूने भेजे गए हैं। मुझे यकीन हो गया था कि डॉक्टर शर्मा के साथ और भी बहुत सारे लोग इस सब में मिले हुए हैं, लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वही था कि आखिर उन लड़कियों के साथ क्या हो रहा था। जो मुझे दिखाई दे रहा था क्या वही हो रहा था। लेकिन इस सब को साबित करने के लिए मुझे इन रिपोर्ट्स की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन वह तो ख़त्म हो गई थी। मैं तो चकरा कर के ही रह गई थी। आखिर डॉक्टर शर्मा और उनकी टीम उन मासूम लड़कियों के साथ कैसा जुल्म कर रहे थे। मैंने सोचा कि मैं उन लड़कियों की हालत के बारे में अस्पताल के और जो सीनियर्स हैं उनके पास जाकर डॉक्टर शर्मा की सारी सच्चाई बताती हूँ कि वह इन बेचारी लड़कियों के साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। मैं पूरे जोश और उम्मीद के साथ वहाँ से निकल गई, लेकिन फिर आधे रास्ते में ही मैं रुक गई
और मुझे ये ख्याल आया कि अगर उन्होंने मेरी बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया और मुझसे सबूत मांग लिया, तब मैं क्या करूँगी। इसलिए मुझे सबसे पहले यही मालूम करना होगा कि आखिर इन सब लड़कियों के साथ क्या हो रहा है और उसके पीछे डॉक्टर शर्मा का क्या मकसद है। ये सब सोच के मैं चुप रह गई। अब मुझे कुछ भी करके इस सब के बारे में मालूम करना था। मुझे ये साफ महसूस हो रहा था कि इस अस्पताल का हद से ज़्यादा स्टाफ इस सब के बारे में ज़रूर जानता है। ऐसा मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि जब टेस्ट की रिपोर्ट्स को इस तरह से ख़त्म किया गया तो उससे ये साफ जाहिर था कि सभी लोग मुझे रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे ताकि मैं किसी भी तरह से इस मामले से दूर रहूं। बल्कि कुछ लोग तो मुझे सामने से आकर समझाने की कोशिश भी कर रहे थे कि वह बड़े डॉक्टर हैं और यहाँ काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। उन लोगों से टक्कर लेने का मतलब है कि इस अस्पताल से अपनी नौकरी से हाथ धो लेना। कई लोग तो इसी सब की वजह से अपना मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं अब ये तो समझ चुकी थी कि मुझे जो भी करना है वो अब खुद ही करना होगा। अगले दिन अस्पताल में एक नई लड़की को लाया गया और उस लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि उस लड़की को मैं जानती थी और बहुत ही अच्छे से जानती थी। उस लड़की को देखकर मुझे मेरे अतीत का सब कुछ याद आने लगा। वह लड़की एक न्यूज़ रिपोर्टर थी जो पहले मेरा इंटरव्यू ले चुकी थी। उस लड़की को मैं अपनी कहानी सुना चुकी थी। ये उस वक्त की बात है जब मैं दिल्ली के अस्पताल में काम कर रही थी। उस रिपोर्टर लड़की के जाने के बाद मैंने अपने आज के काम का जायज़ा लिया। मुझे राउंड पर भी जाना था। मैं जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली तो वही रिपोर्टर मुझे सामने से आती हुई दिखाई दी। फिर वो मुझसे कहने लगी कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा हाँ बोलो, क्या बात है। उसने पीछे मुड़कर देखा और कहने लगी यहाँ नहीं और कहीं बात करते हैं, या एक काम करिए आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं आपसे फ़ोन पर बात कर लूँगी। उसका अंदाज़ देखकर मैं कुछ चौंक सी गई थी और उसे अपना फ़ोन नंबर मैंने दे दिया। वह लड़की मुझे थैंक यू कहकर भाग गई। मुझे अभी दिल्ली के अस्पताल में आए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे और मेरी लगन और काबिलियत के बिना पर जल्द ही मुझे अस्पताल का इंचार्ज भी बना दिया गया था। मैं काफ़ी दिनों से इस बात को नोट कर रही थी कि इस अस्पताल में कुछ तो गलत ज़रूर हो रहा है और मेरा शक मुझे बार बार इशारे दे रहा था कि मेरे खिलाफ कुछ खिचड़ी पक रही है। जब कोई ऊंचे दर्जे पर पहुंच जाए तब उसे नीचे खींचने वाले हाथों की भी कमी नहीं होती। मुंह पर तो सब मेरे थे मगर पीठ पीछे कुछ और ही हो रहा था। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है। होश तो मुझे तब आया जब पानी सर से ऊपर हो गया। मेरे खिलाफ संगीन करप्शन के इल्ज़ाम लगाए गए क्योंकि अस्पताल की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। इसीलिए मुझे बहुत सोच समझकर फंसाया गया था। कुछ दिनों पहले ही अस्पताल की तरफ से अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए डोनेशन किया गया था और इस पर मेरे सिग्नेचर थे। मुझे खुद ही मेल करके ये कहा गया था कि मैं इतनी रकम डोनेट करूं, लेकिन बाद में पता चला कि वह तो एक फेक अकाउंट था जिससे मेल आया था और इस सारे वाक्य को मिर्च मसाला लगाकर इस रिपोर्टर लड़की ने पेश किया था। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। कहाँ तो वह लड़की मेरा पर्सनल इंटरव्यू लेने आई थी और अब उसने मेरे बारे में टीवी पर ना जाने कैसी कैसी न्यूज़ ब्रेक कर दी थी। इस लड़की ने दिल्ली में भी मुझे फंसाने की कोशिश की थी जिसकी वजह से मेरा मुंबई में ट्रांसफ़र हुआ था। ये लड़की यहाँ भी मेरे साथ क्या ऐसा ही करने आई थी? मैं अपनी बर्बादी का जिम्मेदार उस लड़की को ही ठहराती थी। उसी लड़की की वजह से तो मैं यहाँ पर आई थी। ये लड़की यहाँ क्या कर रही थी और उसको कौन यहाँ एडमिट करवा कर चला गया था? क्या ये सच में पागल थी? 3 महीने पहले की ही बात थी जब ये लड़की मेरा इंटरव्यू लेने आई थी। लेकिन उस वक्त तो ये लड़की बिल्कुल ठीक थी और मेरे खिलाफ साजिश करने वाले लोगों का साथ भी दे रही थी। मगर अब बीमार होकर वह लड़की यहाँ अस्पताल में एडमिट थी। मैं उसके पास गई तो वह मुझे खोई खोई नज़र से देख रही थी, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैंने ध्यान से उस लड़की की तरफ देखा। उसके शरीर पर चोटों के काफ़ी निशान थे।
ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की को करंट दिया गया है। उसकी वजह से उसकी ऐसी हालत खराब हो गई थी। जो भी था, मगर इस लड़की ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मगर बदला लेने के लिए मैं उसके साथ बुरा नहीं कर सकती थी। मैंने उसका इलाज करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ मैं इस कोशिश में लगी हुई थी कि डॉक्टर शर्मा के राज तक भी पहुंच जाऊं, मगर अभी तक मुझे कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। वह बहुत चालाक इंसान था। मेल वार्ड में फीमेल डॉक्टर का जाना मना था, क्योंकि वहाँ मर्द डॉक्टर ही काफ़ी होते थे। मैंने बहुत बार देखा था कि वह लड़कियों को मर्दों वाली साइड पर ले जाते थे। मैं इंतज़ार में थी कि अब कब वह अगला शिकार करेंगे, लेकिन अब डॉक्टर शर्मा को मुझ पर शक हो चुका था कि मैं उनकी जासूसी कर रही हूँ। डॉक्टर शर्मा मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने काम से काम रखूं। अगर मैंने इधर उधर ताका झाकी करने की कोशिश की तो मेरे साथ फिर अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर शर्मा के जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक अपनी सांसों को काबू में करती रही थी, लेकिन मैं उनको जवाब देना चाहती थी, मगर मेरी आवाज़ मेरे हलक में से बाहर ही नहीं निकली। इस वक्त मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मुझे उनके सामने इतना कमज़ोर नहीं बनना चाहिए था। मैंने देखा कि वह न्यूज़ रिपोर्टर रूबी बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वह कहने लगी, वह गंदा आदमी है जो पता नहीं अब कहाँ चला गया। वह डॉक्टर शर्मा की बात कर रही थी। मैंने उसे दोपहर की गोली खुद अपने हाथों से खिलाई। मेरा इरादा ये था कि मैं जल्द से जल्द उसे बिल्कुल ठीक कर दूं, ताकि मैं उससे पूछ सकूं कि वह यहाँ तक कैसे पहुँची और वह यहाँ क्या करने आई थी और उसे यहाँ इस पागल खाने में कौन छोड़कर गया था। और सबसे बड़ी बात कि एक अच्छी खासी इंटेलिजेंट लड़की को दिमागी मरीज बना दिया गया। आखिर ऐसा किसने किया? ये भी एक बहुत बड़ी उलझन की बात थी। रूबी को यहाँ तक छोड़कर जो भी गया था, मुझे यकीन था कि उसी ने रूबी की ऐसी हालत की थी। मैंने रजिस्टर चेक किया तो देखा कि रिश्तेदार वाली जगह पर मित्र लिखा हुआ था, यानी उसका कोई दोस्त उसे यहाँ छोड़कर गया था। रूबी की दिमागी हालत धीरे धीरे अब ठीक होने लगी थी। इलाज चलते रहने की वजह से वह पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई थी, मगर जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने पूरे महीने रूबी पर खूब मेहनत की और आज वह दिन भी आ चुका था जिस दिन रूबी पूरी तरह से ठीक हो गई। मैंने रूबी से पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आई, तो वह कहने लगी कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था, इसलिए मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई। मेरा काम तो आपको पता ही है, मैं रिपोर्टिंग करती हूँ। मुझे हर शहर के पागल खाने की मालूमात लेनी थी और वीडियो बनानी थी। मैं इसलिए फेमस थी क्योंकि मैं किसी भी हाल में सच को सामने लेकर आती थी, क्योंकि उस वक्त मैं भेस बदल कर यहाँ आई थी ताकि यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकूँ कि यहाँ के पागल खाने का माहौल कैसा है। मैं तकरीबन 10 दिन यहाँ पर रुकी और इन 10 दिनों में मुझे यहाँ की बहुत सी अजीब बातें पता चलीं। यहाँ पागल मर्दों के शरीर से अलग अलग किस्म के ऑर्गन्स निकालकर उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और तो और पागल औरतों के शरीर से बच्चेदानी भी निकाल ली जाती है। मैंने ये सब रिकॉर्ड किया हुआ था और मेरे पास सबूत भी है। फिर मैं वापस गई और अपने चैनल के मालिक को बताया। उन्होंने सारे सबूत मुझसे ले लिए और मुझसे कहा कि ये सारा सच वह सही मौका आने पर ही सबके सामने लेकर आएंगे। फिर मुझे आपका इंटरव्यू लेना था और हालात का जायज़ा लेने का मौका दिया गया। जिस दिल्ली के पागल खाने में आप पहले काम किया करती थीं, मैं वहाँ पर भी भेस बदल कर गई थी, मगर वहाँ पर ऐसा वैसा कुछ गलत नहीं हो रहा था। उस समय मैं आपको यहाँ के बारे में भी बताना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपका नंबर लिया। मैंने चैनल वालों को सब बता दिया था, मगर ये क्या, मैं तो दंग रह गई। मुझसे तब ये कहा गया कि मैं आपके खिलाफ एक शो करूं, वरना मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मुझे अपनी नौकरी की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मजबूरन अपनी नौकरी बचाने की खातिर मैंने आप पर झूठे इल्ज़ाम लगा दिए। मैंने जो कुछ भी किया अपने चैनल वालों के कहने में आकर ही किया था। बाद में मुझे एहसास हो गया था कि आपके खिलाफ आपके ही 1-2 डॉक्टर्स ने मुझे इस सब में इस्तेमाल किया।
मैंने जब चैनल वालों को धमकी दी कि मुझे यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वह सब मालूम हो गया है और अब मैं सारी दुनिया के सामने सच लाकर ही रहूँगी, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे बांध दिया। मेरी याददाश्त मिटाने के लिए वह लोग रोज़ मुझे करंट दिया करते थे और यहाँ पर मुझे मेरा पति ही छोड़ कर गया है। मेरा पति मुझे यहाँ पैसों के लालच में छोड़ गया। मेरा नसीब अच्छा था या मेरी खुशकिस्मती थी कि यहाँ पर मुझे आप जैसी डॉक्टर मिली जिसने मुझे पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दिया। रूबी की कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसे बताया कि मैं आजकल डॉक्टर शर्मा के पीछे ही हूँ। वह क्या करते हैं ये सच जानना चाहती हूँ, लेकिन मेरी आधी परेशानी तो तुमने ही हल कर दी। तुमने मुझे बता दिया कि यहाँ पर क्या होता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वह पागल औरतों की बच्चेदानी निकाल कर क्या करते हैं। रूबी मुझसे कहने लगी कि अगर आप चाहें तो इस सब में मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने कहा कि तुम क्या करोगी? तो वह कहने लगी, देखिए अभी किसी को नहीं पता कि मैं ठीक हो गई हूँ। सबकी नज़र में मैं तो एक पागल ही हूँ और पागल तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं डॉक्टर शर्मा के पीछे चली जाऊँगी और सब कुछ पता करके आऊँगी, लेकिन इसमें रिस्क और ख़तरा बहुत था। मैं रूबी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि रूबी पहले भी काफ़ी नुकसान उठा चुकी थी। इसीलिए अब मैं ऐसा कुछ करना चाहती थी कि जिससे रूबी की जान को नुकसान भी ना हो। इसीलिए मेरे पास एक और बहुत अच्छा प्लान था और इस आइडिया के अकॉर्डिंग चलकर सारी सच्चाई हमें आराम से मालूम हो सकती थी और उससे किसी को कोई भी ना तो नुकसान होता और ना ही कोई खतरा होता। मैं अगले दिन मार्केट गई और मैंने एक बटन वाला कैमरा खरीदा और वह कैमरा लेकर मैंने रूबी को दे दिया और उसे उस वार्ड में भेज दिया जहां डॉक्टर शर्मा को राउंड लगाना था। वह भी बहुत खूबसूरत और जवान लड़की थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वह रूबी की तरफ ज़रूर ध्यान देंगे। जैसे ही रात हुई मैंने देखा कि डॉक्टर शर्मा अपने साथ दूसरे डॉक्टर के वार्ड में चले गए। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर निकले तो उनके साथ रूबी थी। मेरा यकीन सच में बदल गया था। अब आगे की कार्रवाई मुझे करनी थी। मैं भागकर डॉक्टर के पास गई और रूबी का हाथ छुड़ाकर कहा कि आप लोग जो भी करते हैं अपने मरीज के साथ करिए। ये मेरी मरीज है, वार्ड 6 की पेशेंट है। आप लोग अब इसको अपना शिकार नहीं बना सकते। मेरे इस तरह बोलने पर डॉक्टर शर्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह दोनों खाली हाथ वहाँ से गए थे। मैंने रूबी से पूछा, काम हो गया? उसने कहा, हाँ जी हो गया। मैंने दोनों डॉक्टरों के कोट की जेब पर रूबी से कैमरा फिट करवा दिया था। मैंने रूबी को शाबाशी दी और हम दोनों फिर मेरे ऑफिस में आकर बैठ गए और मोबाइल पर लाइव वीडियो देखने लगे कि अब डॉक्टर शर्मा क्या कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा ने अपने स्पेशल रूम में जाते ही झटके से टेबल पर हाथ मारा और दूसरे डॉक्टर से कहा कि वह डॉक्टर इतने दिनों से हमारा रास्ता रोक रही है, उसका कुछ तो करना ही होगा। इससे पहले कि वह हमारी असलियत तक पहुँचे, हमें उसको अपने रास्ते से हटाना होगा। मैं अपने बारे में ये प्लानिंग सुनकर हंस पड़ी। अभी उनको मेरे बारे में पता नहीं था। उसी वक्त एक और डॉक्टर कमरे में आए। उसके साथ एक बेहोश लड़की थी जिसे उन्होंने टेबल पर लिटा दिया। आज शायद वह इस बेचारी की बच्चेदानी निकालने वाले थे। मेरा दिल तो चाहा कि मैं भागकर उसके पास जाऊं और उस लड़की को बचा लूं, मगर सबूत बनाने के लिए ये ज़रूरी था कि मैं चुपचाप ये रिकॉर्डिंग होने दूं। उन्होंने उस लड़की के शरीर से बच्चेदानी निकालकर एक प्लास्टिक की थैली में डालकर उसे पैक कर लिया। उसके बाद उसके शरीर पर टाँके लगा दिए और लड़की को वहाँ से भेज दिया। ये सब मेरे पास रिकॉर्ड हो चुका था और ये सबूत इस डॉक्टर शर्मा को जेल भिजवाने के लिए काफ़ी था। बाकी की बातें तो अरेस्ट होने के बाद वह खुद ही पुलिस को बता देगा। मैंने अगले दिन सारे सबूत पुलिस को देने की बजाय सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए, क्योंकि पुलिस के पास जाने से पहले मेरे दिमाग में ये ख्याल आ गया था कि अगर पुलिस भी इन लोगों के साथ में मिली हुई होगी फिर, और उन लोगों ने भी मेरे ये सारे सबूत अगर जाया कर दिए तो फिर क्या होगा। इसीलिए मैंने सोशल मीडिया पर सारे सबूत डाल दिए और बस फिर तो एक तूफ़ान सा आ गया था। पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा था और आखिरकार पुलिस को इन सब डॉक्टर्स को गिरफ्तार करना ही पड़ा।
डॉक्टर शर्मा ने पुलिस को जो बयान दिए थे वो सबको हिला देने के लिए काफ़ी थे। दरअसल वह एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे। वह ट्रांसजेंडर के अंदर बच्चेदानी प्लांट करके बच्चों की पैदाइश करवाने के तरीकों पर रिसर्च कर रहा था। उसने काफ़ी ट्रांसजेंडर्स के अंदर उन लड़कियों से निकाली गई बच्चेदानी प्लांट की थी और आर्टिफिशियल बर्थ के तरीके को ईजाद करना चाहा था। उसके अलावा जो औरत बांझ होती है या किसी भी वजह से अपनी बच्चेदानी को खो देती थी, ये उन औरतों से भारी रकम लेकर ऑपरेशन करके उनके शरीर में बच्चेदानी प्लांट कर देते थे। अभी इन सब चीज़ों पर रिसर्च चल ही रही थी कि वह सब मेरी नज़रों में आ गए। मैं उनके पीछे पड़ गई और सारी कहानी जानने की खातिर उनको ट्रैक किया। इसके अलावा रूबी ने जो सबूत कुछ महीने पहले इकट्ठे किए थे उसने वह भी सोशल मीडिया पर डाल दिए। साथ ही अपने चैनल वालों पर भी मुकदमा कर दिया। उन डॉक्टर्स को अदालत में पेश किया गया और सबूतों के बिना पर उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। रूबी ने अदालत में गवाही देकर ये भी बता दिया कि उसने अपने चैनल वालों के दबाव में आकर मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए थे। मेरी सच्चाई पता चलने पर दिल्ली में मुझे दोबारा अपना चार्ज संभालने का ऑफ़र दिया गया, मगर अब मैं यहीं रहना चाहती थी क्योंकि अब मैं यहाँ का माहौल ख़राब होने नहीं दे सकती थी और माहौल को ठीक रखने के लिए यहाँ मुझ जैसी डॉक्टर की काफ़ी ज़रूरत थी। मैं यहाँ पर काफ़ी लगन और मेहनत से काम करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पागलों को ठीक करने की कोशिश करती हूँ ताकि वह भी हम लोगों के जैसी ज़िंदगी जी सकें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।